नियो जो कि बांग्लादेश ढाका के दौरे पर पहुंच रहे हैं, 13 और 16 मार्च में पहुंच रहे हैं और उनकी चिंता रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर है, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को लेकर। हालांकि बहुत देर हो चुकी है लेकिन फिर भी पहुंच रहे हैं, इसके संकेत क्या है? मनोज भाई, पहले मैं कहता हूँ यूनुस कभी चुनाव नहीं करेगा। 2025 के बाद छोड़िए, ये 2028 में भी चुनाव नहीं करेगा। ये खिलाफत मुल्क बनाने के प्लॉट में है। दूसरी बात देखिए, मैं 3-4 पॉइंट्स कहूंगा पूरे सम्मानित पैनलिस्ट को। बांग्लादेश में अभी केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम को रिस्टोर कर दिया हाई कोर्ट ने। सो जब ये केयरटेकर सिस्टम रिस्टोर हो गया तो यूनुस की ये जो जंगी हुकूमत, ये तो इलीगल है अभी। देयर शुड बी अ केयरटेकर गवर्नमेंट, नॉट इंटीरियम गवर्नमेंट। इट इज इलीगल, टोटली इलीगल। 2 नंबर, हमारे भाई ने जो बताया, अनएम्प्लॉयमेंट डेली बढ़ रहा है। हजारों लोग बेरोजगार हो रहे हैं रोजाना। 14,000 से ज्यादा फैक्ट्रीज बंद हो गई। और इसी अप्रैल में, आने वाले अप्रैल में बांग्लादेश की सब गारमेंट फैक्ट्री बंद हो जाएगा, क्योंकि भारत से रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है। हमारे पैसा नहीं है बैंक में एलसी खुलने की। 65 लाख महिलाएं सब बेरोजगार हो जाएगा बाय अप्रैल। नंबर 4, कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। ये जंगी शासन, तालिबानी शासन चल रहा है। चीजों की जो कीमत है, खाने की चीज की कीमत इतनी बढ़ गई कि अगस्त के जुलाई में, पिछले साल के जुलाई में, हमारे तरह मिडिल क्लास जो हफ्ते में 7 दिन मीट और फिश अफोर्ड कर सकते, अभी वही मिडिल क्लास हफ्ते में 5 दिन आलू भरता दे के बात करते। और जो वर्किंग क्लास है उनको तो दिन में एक दफा खाना जुगाड़ करने में भी बहुत ही मुश्किल हो गई। आइए सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ। अगस्त से देखा, भारत के खिलाफ नारा लगा रहे थे, भारत के फ्लैग में आग लगा रहे थे, भारत के फ्लैग को रिस्पेक्ट कर रहे थे। जब ही ट्रंप ने यूएस एड वाला बात लाई सामने, उसी दिन से बांग्लादेश में अभी अमेरिकन फ्लैग को आग लगा रहे, ट्रंप के खिलाफ नारा लगा रहे, क्योंकि यूनुस के असली जगह पे ट्रंप ने हाथ डाल दी। और अभी एंटी अमेरिकनिज्म, क्योंकि जंगी क्या है, जंगी जिहादी के मेन एनिमी अमेरिका है, इजराइल है, भारत है। और भाई ने जो बताया सही है, अलकायदा का फ्लैग, इस्लामिक स्टेट का फ्लैग, हमास का फ्लैग, सब फ्लैग है बांग्लादेश में। भाई मैं 37 साल तक जर्नलिज्म में हूँ, कैसे कभी भी ऐसे देखा नहीं बांग्लादेश में। हर वक्त बांग्लादेश में बांग्लादेशी फ्लैग। ये हमारे भाषा का महीना है फरवरी, और सारे के सारे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क में कोई सेलिब्रेशन बंद है, क्योंकि ये यूनुस के पाकिस्तानी बाप के खिलाफ जाता है। सो बांग्लादेश को अभी पाकिस्तान बनाने की कोशिश, जिस बांग्लादेश के लिए हम लोगों ने जान दी 30 लाख, और हमारे भारतीय मित्र 3,000 से ज्यादा भारतीय सेना उन्होंने भी जान दी हमारे देश के लिए। सो ये देश पाकिस्तान बनने कैसे देगा आर्मी? आर्मी तो पेट्रियट है, सॉवरेनिटी रक्षा करना आर्मी की कर्तव्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी इस हालत में अगर वाकर साहब यूनुस को खींच के भी निकाल देंगे ऑफिस से, ये बहुत ठीक रहेगा। इट विल बी पैट्रियोटिक एक्ट, इट विल नॉट बी कू, इट विल बी एन अटेम्प्ट, इट विल बी एन एक्ट टू सेव बांग्लादेश। इट इज नॉट अ कू एट ऑल। कू होता है कि आप पावर के लालच में करते हो, ये देश को बचाने के लिए एक जंग है। इट इज अ जंग, वॉर बिटवीन बंगालीज and Pakistani Nazaris, Bachches and Al-Said and Al-Qaeda, etc. And this is a war. And in the war there is no ethics in love and war. अभी वाकरुज़्ज़मान साहब को जो मर जाए कहे, मगर हमारे देश की सोवरेनिटी को रक्षा करे। जी जी। निपुण आलम बयान मेरे साथ मौजूद है। निपुण साहब, यूएन भी आ रहा है, वो देखना चाह रहा है कि भाई अल्पसंख्यक जितने भी उनके साथ क्या अत्याचार हुआ है, क्या नहीं हुआ है। विश्व समुदाय से वो अपील भी करेगा रोहिंग्या को लेकर और अल्पसंख्यक को लेकर। लेकिन जिसका जिक्र हिमांशु कर रहे थे, जिसका जिक्र शोएब कर रहे थे, बंसल साहब ने भी जिसका जिक्र किया, क्या आपको लगता है कि अमेरिका की तरफ से कोई संकेत ऐसे हैं? क्योंकि संकेत अगर ऐसे होते तो हरकतें जो मोहम्मद यूनिस कर रहे हैं वो हरकतें बंद हो जाती। वो कह रहे कि साहब मस्क से मेरी पार्टनरशिप हो गई है, बांग्लादेश की पार्टनरशिप हो गई है, स्टारलिंक की पार्टनरशिप हो गई है, वो बिजनेस डील की बात कर रहा है, वो बिजनेस डील के जरिए अपने पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाँ देखिए, एलन मस्क से बात तो हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और स्टारलिंक को लेकर मनोज जी ने कहा भी है कि हमारे यहाँ पर स्टारलिंक आप लगा लीजिए।
लेकिन देखिए बात क्या है कि स्टारलिंक लगाने के लिए जो पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, तमाम तरह की जो सुविधाएं चाहिए, वो आप अवेलेबिलिटी करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। और दूसरी बात, देखिए भारत 140 करोड़ का है और डिजिटल अगर हम बात करें, भारत बहुत आगे है अपने सभी नेबर कंट्रीज में। तो भारत में अगर उनको रहना है स्टार्लिंग, देखिए एक बात मैं बार बार जब मैं पीएम मोदी की बात बोलता हूँ, पीएम मोदी बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं कि आज भारत 140 करोड़ लोगों का है, तो दुनिया में हम कहीं भी प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं और अपनी बातों को अपने मुताबिक बनवा भी सकते हैं। तो एक 140 करोड़ की मार्केट को छोड़कर कोई भी कंपनी 20 करोड़ की मार्केट में जाना पसंद करेगी, एक तो ये पहलू इसमें है। ये बहुत ही मतलब कोई गणित वाली बात नहीं, बहुत नॉर्मल समझने वाली बात है। और ये बात ठीक है, अब उनका ये दिखाना कि मैंने एलन मस्क को प्रभावित किया है, उनको स्टारलिंक को मिलाने का प्रयास कर रहा हूँ, उनसे मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये तो है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आपके रिलेशन बेटर नहीं है। आप बैक चैनल से जाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है कि एलन मस्क का जो भूमिका है आज अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन में, एक बड़ी भूमिका है। तो आप कहीं ना कहीं वो एक अलग तरीके से, इसको लोग बोल देते हैं ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, यानी कि बिजनेस के थ्रू आप प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके मेरी स्टेट पार्टीज के साथ में क्या हो जाए, डायलॉग्स अच्छे हो जाए, जिसको लोग बोलते हैं कि जो स्टेट डिप्लोमेसी है उसका आपकी ट्यूनिंग अच्छी बन जाए। तो मुझे इसमें लगता है कि देखिए कामयाबी, और देखिए अमेरिका को मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका कोई हमारे से एकदम इमोशनल जुड़ा हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प से इमोशनल जुड़े हुए हैं कि एकदम नहीं नहीं हमको भारत को सपोर्ट करना है, भारत के अगेंस्ट कोई होगा, ये नहीं। हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट में काम कर रहा है। अमेरिका काम करेगा अपने इंटरेस्ट में काम करेगा, भारत अपने इंटरेस्ट में, और बांग्लादेश अपने इंटरेस्ट में। बात यहाँ पर यह है कि भारत कितना प्रेशर क्रिएट कराता है। हमें कोई आपत्ति थोड़ी है कि भाई बंगाल के हमारे भाई बैठे हैं, हमारे सब बीच में बैठे हुए हैं, हम तो चाहते हैं कि बंगाल तरक्की करे, ग्रोथ करे, बंगाल में भी इंटरनेट अच्छा हो, बंगाल के लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान को पीछे छोड़कर हमारे साथ अच्छे संबंध रख के बढ़े। हमें कोई बांग्लादेश से ये नहीं कि स्टारलिंक वहां पर ना आए न जाए, लेकिन बात यह है कि क्या वो एक स्टेबिलिटी दे पाएगा बांग्लादेश, जो वहां पर कंपनी के इन्वेस्टमेंट होंगे, क्या उन इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी दे पाएगा। देखिए एक बात कही जाती है कि विकास की पहली शर्त है सुरक्षा और दूसरी शर्त है गुड गवर्नेंस। क्या इन दोनों मोर्चों पर आज बांग्लादेश उपलब्ध है? आप ठीक है प्रलोभन दे लीजिए, आप बोल लीजिए, कह लीजिए, लेकिन वो जो वो कैलकुलेट करेंगे, और भारत इस बात की गारंटी देगा अमेरिका को कि हाँ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई इश्यू आएगा तो हम संभालने के लिए तैयार हैं। क्या भारत इस प्रकार की गारंटी देगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि आज इंडिया को अमेरिका जब ये कहता है कि इंडिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में मेरा पहला पार्टनर है, और डोनाल्ड ट्रंप का ये कह देना कि बांग्लादेश के मैटर को भारत देख लेगा, मीन डेट अमेरिका का ये मान लेना कि इंडिया इज द बॉस इन इंडो पैसिफिक रीजन। तो अगर इस रीजन में आप इंडिया को आप बॉस मान रहे हैं, तो आप इंडिया की सहमति के बगैर कैसे काम करेंगे? तो लिहाजा मुझे ये लगता है कि भारत की एक बार्गेनिंग पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। अगर मोहम्मद यूनुस के साथ ये समझौता होगा तो वो भारत की शर्तों पर होगा, भारत को दरकिनार करके नहीं होगा कि भारत को साइडलाइन करके एलन मस्क समझौता कर लेंगे। निश्चित रूप से अमेरिका जो है भारत को विश्वास में लेगा, और विश्वास में लेने के बाद आगे बढ़ेगा। कैसे और विश्वास में लेगा? क्योंकि एलन मस्क 1 साल से तो धक्के खा रहे हैं ना हिंदुस्तान में स्टारलिंक के लिए, उनको वो अनुमति नहीं मिल पाई, वो परमिशन नहीं मिल पाई। और हाल ही में जिस तरीके से मणिपुर में स्टारलिंक की सेवाएं उपलब्ध हो रही थी और स्टारलिंक के कई सारे इक्विपमेंट मिले थे, भारत सरकार ने एलन मस्क की कंपनी से ये सूचना मांगी है कि ये कौन कौन से हैं, ये इक्विपमेंट कौन से हैं, उनकी हमको जानकारी उपलब्ध कराई, और ये किन किन कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनके पास ये इक्विपमेंट थे, कब तक नहीं दिए गए। एलन मस्क की कंपनी ने वो जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। देखिए मनोज भाई, एक सिंपल सी बात है, देखिए अमेरिका हो या एलन मस्क हो, बिजनेसमैन है, और अगर हम एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें तो वो अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। साल भर से नहीं हो पाए, अब तो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि अब रिजीम चेंज हुआ है अमेरिका के अंदर, चीजें बदल रही, परिवर्तित हुई हैं। भारत को स्टार्लिंग से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। भारत का सिंपल सा कहना ये है कि हमारे मानक जो है, हमारे जो स्टैंडर्ड है, हमारा जो लॉ है, आप उसके अकॉर्डिंग स्टार्लिंग को लेकर आइए। तो मुझे लगता है कि उसके अकॉर्डिंग बातें अब होंगी, आगे चीज चलेंगी। और आप याद होगा जब पीएम मोदी मिलकर आए, काफी अच्छी खासी मुलाकात एलन मस्क से हुई, और उस बात पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात देखिए कि भारत खुद को अपने आप को सेल्फ डिपेंड करना चाहता है कि जो फाइबर केबल है, ये तमाम तरह का जो इस प्रकार का डिजिटली जो पूरा नेटवर्क है, भारत खुद को अपने आप का सेल्फ डिपेंड बनाए। कब तक हम दूसरे को पर रखेंगे? क्योंकि सिक्योरिटी के थ्रेट्स रहते हैं कि अगर हम दूसरे के साइबर को, दूसरे के सर्वर को यूज करते हैं, तो भारत की लगातार कोशिशें वो भी रही हैं।
तो लिहाजा मैं मानूंगा कि देखिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, और जो बड़े मार्केट में कोई भी देश आएगा तो वो बिल्कुल उसके आपने सही कंडीशंस कहा कि आएंगे। 140 करोड़ का देश और वहां मुट्ठी भर लोग, तो फायदा क्या है बिजनेस में, आपको फायदा क्या देखना, ये भी सबसे बड़ी बात है। बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, अचानक से यूएन को अल्पसंख्यकों की याद आ गई और अल्पसंख्यक में भी उनकी प्राथमिकता रोहिंग्या है। अभी आ रहे हैं यूएन के महासचिव साहब, उनकी प्राथमिकता रोहिंग्या में, और विश्व बिरादरी को वो संकेत देने वाले इसको लेकर। इतने समय तक बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा था तो बांग्लादेश यूएन को इस बात की तकलीफ नहीं हुई। तो अब अगर वहां पर स्थिति हो रही है तो क्या ये अराकान आर्मी और रोहिंग्या के बीच में जो टसल चल रही है, एक तरह से अप्रत्यक्ष युद्ध चल रहा है, बांग्लादेश की सेना ने, बांग्लादेश की अभी अंतरिम सरकार ने उन रोहिंग्या को जो वहाँ जीने मरने के लिए बैठे हुए हैं उनको हथियार उपलब्ध करा दिए हैं, जो अराकान आदमी से सीधे टक्कर ले रहे हैं, या क्या ये उससे संबंधित है? क्या उससे संबंधित कुछ